नेक्स्ट, एबुलेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है जिसके पास ज़मीन ज़्यादा रहती थी वो जमींदार कहलाते थे। तो ये जो सिस्टम था 1949 से 56 तक उसको ख़त्म किया गया है ना। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द जमींदारी सिस्टम प्रिविलेजेड ओवर मोस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। द allowing class had different names in different regions, जमींदार, मालगुजार, गौटिया, जागीरदार एक्सेट्रा। तो अंग्रेजी शासनकाल में देश के अधिकांश भागों में जमींदारी प्रथा थी। हर क्षेत्र में इनके नाम अलग अलग थे। कहीं इन्हें जमींदार कहा जाता था, कहीं मालगुजार, कहीं गौटिया, जागीरदार आदि नाम दिया गया था, है ना। इनको भी कुछ अधिकार दिया गया था। दे कलेक्टेड लैंड टैक्सेस फ्राम द फार्मर ऑफ बिहाफ टू द गवर्नमेंट एंड दे वेयर रिगार्डेड एज ऑनर ऑफ द लैंड। इनको क्या काम दिया गया था कि वे शासन की ओर से किसानों से लगान इकट्ठा करते थे। उन्हें ज़मीन का मालिक माना जाता था। वे किसानों से मनचाहे लगान वसूल करते थे और ना देने पर उन्हें ज़मीन से बेदखल कर देते थे। तो एक प्रकार से वो बहुत पावरफुल हो चुके थे, है ना। दे डिसाइडेड हाउ मच रेंट द फार्मर शुड बी पे एंड evicted those who could not pay. They dominated the village, getting the villager to work for them without payment. After independence, the first task facing the state government was to abolish the जमींदारी सिस्टम। तो स्वतंत्रता के समांतर पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल पड़ गया था। स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकारों का पहला क्या काम था? जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट एनेक्टेड लॉ टू अबोलिश जमींदारी, एलिमिनेट फोर्सेस लेबर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड अमंग द लैंडलेस। तो जमींदारी का खात्मा होने से क्या हुआ? लगभग हर राज्य में जमींदारी उन्मूलन, बेगारी समाप्ति और किसानों को भूमि वितरण संबंधी कानून बने, है ना। ऐसा कहा गया कि सबके पास बराबर होना चाहिए। बराबर तो नहीं, तो एक के पास 500 एकड़ है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था। जमींदारी सिस्टम खत्म होने पर क्या हुआ कि अगर 200 एकड़ से किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो आदमी अपने पास नहीं रखे, सरकार उसको अपने हाथ में ले लेती थी, है ना। तो इससे बेगारी प्रथा समाप्त हो गई। जो अपने आप को राजा मानते थे, जमींदार लोग मनमानी करते थे, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। हमने देखा भी था पिछले लेसन में कि जमींदारों ने कानूनी अड़चनें पैदा की थी, किस प्रकार संविधान के पहले संशोधन से उसका हल निकाला गया। इस प्रकार 1956 द जमींदारी सिस्टम वाज अबलाइज्ड अक्रॉस द कंट्री एंड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड ऑफ जमींदारी वाज वेल अंडर वे। तो लगभग 1956 तक पूरे देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दी गई और जमींदारों की ज़मीन का पुनर्वितरण शुरू हो चुका था। अराउंड 200 लाख peasant families were benefited, becoming owner of the land they tilled. They were mostly middle-level farmers. Their living condition definitely improved, but the zamindari system could not be fully so abolished, with many landowners using different tactics to retain control of their land. Also, the poor farmer and landless labor continue to be deprived of land. तो इसमें कम से कम 200 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए और अपने जोत के मालिक बने। प्राय मध्यम वर्ग के किसान थे ये, है ना, उनको ज़्यादा फायदा हुआ। इस तरह के प्रयासों से मध्यम किसानों की हालत तो सुधरे, मगर जमींदारों की ज़मीन पर पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ था, है ना। छिप छिप कर जमींदारी प्रथा अभी भी चल रही थी। वे कई हथकंडे अपनाकर ज़मीन पर अपना अधिकार बचाने में सफल रहे। गरीब किसान और भूमिहीन अभी भी भूमि से वंचित रहे। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी खत्म प्रथा जो चली आ रही थी हमारे देश में, वो मनमानी करते थे, उसे खत्म किया गया।
ओके। अब नेक्स्ट बताएंगे हिंदू कोड बिल 1952 1956। हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के लिए भारतीय महिलाओं को क्या स्थान दिया गया, इसके बारे में बताया गया है। इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड प्रिपेयर्ड अ हिंदू कोड बिल टू इंश्योर वुमेन्स राइट इन हिंदू सोसाइटी। तो पहले आम चुनाव से पहले ही संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, जातिवाद को कमज़ोर करने, देश भर में हिंदुओं के परिवार और संपत्ति संबंधी कानूनों की व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसे तैयार करने के संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभाई थी। हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान बनाया था, तो इन्होंने इस मुद्दे को भी रखा था, भारत में महिलाओं की स्थिति कैसा होना चाहिए, संपत्ति पर किसका अधिकार होना चाहिए, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर played a leading role in preparing the bill and presenting it to the Constitution Assembly. Prime Minister Jawaharlal Nehru also favored the bill, but conservative Hindus strongly opposed it. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थक थे, मगर रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया। हिंदुवादी भी दो प्रकार के थे, है ना। कोई रूढ़िवादी थे जो पहले से परंपरा से जो चली आ रही थी उस नियम कानून को मानते थे, जैसे पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होना चाहिए, ऐसा उनका करना था। तो जो रूढ़िवादी हिंदू थे उन्होंने इसका विरोध किया। अतः पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय हुआ। इससे दुखी होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। उनको बहुत दुख लगा, है ना, कि देश को संवारना चाहते हैं, देश में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रिगनाइज फ्रॉम द कैबिनेट, उन्हें रिज़ाइन दे दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिज़ाइन दे दिया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ दिस बिल दैट जनरेटेड सो मच पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो राजनीतिक रूप से गहरे भेदभाव उत्पन्न करने वाले इस बिल के बारे में और समझे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अ कॉमन लॉ ऑफ क्राइम कॉल्ड द क्रिमिनल कोड, अंग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध संबंधित, अपराध मतलब चोरी, हत्या, डकैती जो होता है ना, उसे अपराध कहेंगे, उससे संबंधित समान कानून लागू हुआ था जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं। was enacted and implemented across the country, but in most other aspect of social life, such as marriage, family, property, adoption, etc., each religion had its own law according to its benefit and tradition. लेकिन जहाँ तक शादी, परिवार, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। हर धर्म में इस विषय पर अलग अलग मान्यता थी, है ना। हिंदू थे पर धर्म तो अलग था। अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्था भी थी। सामान्यतः सभी धर्मों में नियम पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान थे। सभी को लगता था कि जो संपत्ति है वो पुत्रों के हाथ में रहना चाहिए, और पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, है ना। हमारा देश में जो पुरुष चाहते थे वही होता था। तो पुरुष प्रधान समाज होने से नारियों को, जो महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। हिंदू सोसाइटी सा मैनी रिफॉर्म मूवमेंट फ्रॉम एज अर्ली एज 19th century that sought to give women equal right and put an end to the caste system। तो हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए व जाति प्रथा, जो कास्ट सिस्टम था ना, उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन चल रहे थे। द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड सो
called lower caste people who participated in the freedom movement also expected independent India to pass law to improve their social condition। तो स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी संख्या में महिलाओं व तथाकथित निम्न मांगी गई जो जातियों की भागीदारी थी और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनेंगे। द हिंदू कोड बिल वाज प्रिपेयर टू मीट दिस aspirations। It tried to unify the different laws that prevailed among different Hindu sects and visualized other important reform the Hindu society। Its most important proposal included the following। तो हम देखेंगे कि इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। हिंदुओं के बीच प्रचलित जो विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिंदू समाज में महत्वपूर्ण भूमिका लाना चाहता था, है ना। क्या क्या करना चाहते थे, हिंदू में सुधार लाने के लिए उसको बताए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, इफ़ द हेड ऑफ फैमिली डाई विथआउट लिविंग अर्ली विल देन हिज वाइफ एंड डॉटर विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी एज द मेल हेयर अर्लियर ओनली सन्स वेयर गिवन अ शेयर इन द प्रॉपर्टी। अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नी पुत्रियों को पुत्रों के बराबर हिस्से मिलेंगे, है ना। पहले केवल पुत्रों को ही मिलता था, पर ऐसा कानून बनाया गया जिसमें पुत्री और पत्नी को भी अधिकार दिया गया। सेकंड, मैरिंग फॉर ए सेकेंड टाइम व्हेन द हस्बैंड और वाइफ इज स्टिल अलाइव इज इलीगल। दिस रूल अर्लियर अप्लाइड ओनली टू वुमेन। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया गया। पहले जो हस्बैंड था वो 2-3 विवाह कर सकता था, 2-3 मैरिज कर सकते थे, है ना। उस पर रोक लगाई गई कि अगर पत्नी है तो आप दूसरा विवाह करोगे तो आपको सज़ा मिल सकती है, अवैध ठहराया जाएगा। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू था। थर्ड, मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू डिमांड टू डाइवोर्स इन ए स्पेशल सर्कमटेंस। मतलब पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का अधिकार था। पहले पति तलाक देता था, अब पत्नियों को भी अधिकार दिया गया कि आप तलाक ले सकते हो। फोर्थ, इंटरकास्ट मैरिज आर लीगली परमिसिबल। तो अंतर्जातीय विवाह को भी कानूनी मंजूरी मानी गई। पहले जो दूसरे कास्ट से शादी करता था उसको समाज से निकाल दिया जाता था, है ना। उसके साथ खाना पीना उठना बैठना नहीं रहता था। पर हमारे हिंदू संविधान में कोड बिल जब तैयार किया गया उसमें इंटरकास्ट मैरिज को भी मंजूरी दी गई। फिफ्थ, इट इज़ लीगल टू अडॉप्टेड अ चाइल्ड ऑफ एनी कास्ट। किसी भी जाति के बच्चों को गोद लेना वैध। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो किसी भी जाति के बच्चे को गोद ले सकता है। ये 5 प्रावधान हमारे हिंदू समाज में आए गए, है ना। इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। जो रूढ़िवादी थे वो ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। उनका कहना था कि समाज इस सबसे बिगड़ जाएगा। कंजर्वेटिव हिंदूज अपोज दिस प्रोविजन सेइंग दे वायलेटेड द टेनेट्स ऑफ हिंदुज़म एंड वुड लीड अ ब्रेकडाउन ऑफ हिंदू सोसाइटी। उनका कहना था कि हिंदू धर्म से छेड़छाड़ है ना, यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। दे इंक्लूडेड नॉट जस्ट ट्रेडिशनल पार्टीज लाइक द हिंदू महासभा एंड द जन संघ बट आल्सो सीनियर कांग्रेस लीडर लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो परंपरावादी दल के थे, बल्कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वो भी इसमें शामिल थे, है ना। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदुओं व महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकते हैं। आपको पता ही है, अगर समाज में आपको समानता लाना है, कुछ नया समाज की स्थापना करना है, तो आपको महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा।
तो उनका कहना था कि ये सब किए बिना समाज में अपन न्याय और समानता स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिए 1952 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें यह मेन टॉपिक बना। कांग्रेस के भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमज़ोर हुआ। कानून में भी कई बदलाव किए जिस कारण इसका विरोध कम हुआ। इसे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1952 के इलेक्शन ने। वन आर्गुमेंट दैट repeatedly came up during the debate on Hindu Code Bill was, why should such a law be enacted only for Hindus or not for other religions? इस कानून के बहस के दौरान बार बार यह सवाल उठ रहा था कि इस तरह का कानून केवल महिलाओं के लिए क्यों, सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड नेहरू argued that other religion did not have strong reform movement like Hinduism, so their follower would oppose the reform law for their religion or unfilled civil code for the country. तो इनका क्या कहना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थे, क्योंकि इनमें महिलाओं को ज़्यादा स्थान दिया नहीं जाता है। महिलाओं का जितना अधिकार था घूमने फिरने की, पढ़ाई की, वो सब के कारण डरने लगे थे। ऐसे में उन पर यह नया कानून लागू करने से उनकी आशंका को बल मिलेगा। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश किया गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तिगत कानून लागू किया जाए, है ना। तो सभी कास्ट के लोग, इसमें हिंदुज़म और मुस्लिम ऐसा नहीं कहा गया, सभी कास्ट के लोग इस नियम का पालन करेंगे ऐसा उल्लेखित किया गया और ऐसा कहकर इस बिल को पास किया गया। ओके।